हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो थर्ड यूनिट है उस थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर हैं। उन 3 चैप्टर में से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था, रेस्पिरेशन। आज से हम लोग दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस एक कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, केवल हमारे सर्वाइवल के लिए ही नहीं, बट यूँ मान के चलना पूरा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, पूरा जो पारिस्थितिक संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस को ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। ग्रीन प्लांट में सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ गए, सारी ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जो प्लांट ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें से कुछ फोटोसिंथेटिक मोनेरन और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी होते हैं। ये सब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस के द्वारा दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए 4 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। 4 रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन चारों चीज़ों की इस प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस की क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको इसका केमिकल इक्वेशन भी बताऊंगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें समस्त हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं और अंतिम उत्पाद के रूप में स्टार्च, ऑक्सीजन व जल को मुक्त करते हैं। इनमें से जो स्टार्च होता है, वो स्टार्च इन जो भी प्लांट करते हैं उन प्लांट के अंदर वो स्टोर्ड फूड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। फोटोसिंथेसिस में जो वाटर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और CO2 जो होता है उसका रिडक्शन होता है, मतलब जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। और इस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाते प्लांट, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसीलिए प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रोप्स कहते हैं, उनको हम लोग स्वयं पोषी कहते हैं। और पोषण की इस विधि को, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसको हम लोग स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी, जो कि आप लोगों को 10th लेवल में भी आप लोगों ने पढ़ी है। अब हम लोग जो हमारा 11th लेवल पर जो इस प्रोसेस को लेकर स्पेशलाइजेशन है, उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन आप लोगों को सभी को 10th में भी आपने पढ़ी है और आपको मैं डबल से भी बताऊंगा। इसमें जब एक बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें प्लांट 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और C6H12O6 बनता है
प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है 6O2 मॉलिक्यूल, और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं 6H2O। वो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वाया स्टोमेटा वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब इस प्रोसेस की सारी रिएक्शन प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में जो चीप फोटोसिंथेटिक सेल होती है प्लांट के अंदर, उनको हम लोग पेलिसेट सेल्स कहते हैं। उन पेलिसेट सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, उस सेल ऑर्गेनेल को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप लोग फोटोसिंथेसिस को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग समझाते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट अब ये मैंने आपको समझा रहा हूं मैं आपको, इसका आपको सेल वाला जो चैप्टर है उसमें भी है। मतलब ये थर्ड यूनिट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना और कार्य को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर अभी आपको सामने में बना रहा डायग्राम, और उसके बाद आपको इसके फंक्शन भी समझाएंगे, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे मैंने अभी आपको कहा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट की सेल के अंदर प्रेजेंट एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। इसको हम लोग अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का आरएनए होता है, स्वयं के 70S राइबोसोम होते हैं। मतलब इट इज ए सेल विद इन ए सेल। मतलब ये कोशिका के अंदर एक कोशिकांग के रूप में कार्य करता है, बट फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटीज सेल डिपेंड ऑन क्लोरोप्लास्ट। मतलब इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके नंबर पर सेल 1 से लगा के 80 तक हो सकते हैं। मतलब एक सेल में मिनिमम एक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, और मैक्सिमम 80 क्लोरोप्लास्ट पर सेल भी प्रेजेंट होते हैं। जिन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उन सेल को हम लोग पेलिसेट सेल्स कहते हैं। और ये पेलिसेट सेल्स जो रहती है लीफ के अंदर पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। और इन पत्तियों के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर का मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो डिस्क जैसा होता है, डिस्कोइडल होता है। बहुत सारी किताबों में इसको ओवल शेप्ड भी बताया है, ठीक है ना। ईच क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और ये दोनों मेम्ब्रेन जो रहती है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मतलब दे आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है ना। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये 2 मेम्ब्रेन होती है, जो पहली मेम्ब्रेन कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टैक्स ऑफ थैलेकोइड्स पाए जाते हैं, थैलेकाइड के ऐसे बहुत सारे ढेर होते हैं, है ना। ये ऐसे थैलेकोइड्स के ढेर होते हैं। ये थैलेकोइड्स के जो ढेर रहते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल अपन सिंपल बना के समझते हैं, ठीक है। ये थैलेकोइड्स के ढेर होते हैं, और ये थैलेकाइड्स के जो ढेर होते हैं स्टैक्स ऑफ थैलेकोइड्स होते हैं। मतलब ये एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग थैलेकोइड कहते हैं। और थैलेकोइड के जो ढेर होते हैं इनको हम लोग ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इनको?
इस पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहेंगे, है ना। इस टाइप से, ओके। ये थैलेकॉइड्स के जो स्टेक्स होते हैं इनको हम लोग ग्रेनम कहते हैं, और इन सबको मिलाकर ग्रेना कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, और 70s राइबोसोम भी होता है। इसके अलावा इसमें ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स मॉलिक्यूल भी होते हैं, और इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक सबस्टेंस भरा होता है, दैट सबस्टेंस इज नोन एज स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग लेबलिंग करते हैं। ये जो कहलाएगी आपकी आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगी, मतलब बाहरी झिल्ली कहलाएगी, ठीक है ना। ये कहलाएगी आपकी इनर मेम्ब्रेन, मतलब आंतरिक झिल्ली, ठीक है ना। इसको हम लोग कहेंगे थैलेकॉइड, है ना। और थैलेकॉइड का जो ढेर है इसको हम लोग कहेंगे ग्रेनम, है ना। और ये जो है आपका आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। ये आपके 70s राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और ये ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये जो सबस्टेंस भरा है, इस सबस्टेंस को हम लोग स्ट्रोमा मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये सारी स्ट्रक्चर जो ग्रेना रहते हैं आपस में, ये ग्रेनम, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय इंटरग्रेनम लेमिली, ये इंटरग्रेनम लेमिली या आपका स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेस्ट, 3 नाम है इसके, इससे ही आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की आपकी स्ट्रक्चर्स हो गई, ठीक है ना। अब एक बार डबल समझाता हूं मैंने कहा ना अभी आप लोगों को, ईच क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इस क्लोरोप्लास्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर का अलग से भी क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य लिखिए, है ना। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड राइट इट्स फंक्शंस, है ना। फंक्शन में अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा और केवल ये लिख दिया कि इसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, अगर आपने ये रिएक्शन लिख दी और ये केवल डायग्राम बना दिया, यूं मान के चलना आपको एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर दे देगा, ठीक है ना। ये आपका C6H12O6 है ना, प्लस 6O2 प्लस 6H2, ये आपकी रिएक्शन हो गई। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 12 वाटर के मॉलिक्यूल सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से स्टार्च का निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे, और वाटर भी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन हो गई, और ये पूरी की पूरी इंटायर प्रोसेस इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। अब हम लोग इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को फुल डिटेल से समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। दोनों मेम्ब्रेन के अंदर जो है स्पेस होता है, इसको आउटर चेंबर कहते हैं, इनर चेंबर कहते हैं। ये इनर चेंबर के अंदर का पूरा जो सबस्टेंस होता है इसको स्ट्रोमा मैट्रिक्स कहते हैं। इस स्ट्रोमा मैट्रिक्स में थैलेकॉइड्स के ढेर होते हैं, बहुत सारे थैलेकॉइड्स आपस में एक करके मतलब जमे रहते हैं। जैसे हम लोगों के पास सिक्के हैं, हम उन सिक्कों को एक करके जमा दें तो हम लोगों की एक सिक्के की ढेर बन जाएगी, है ना, स्टैक्स ऑफ कॉइन। उस सिक्के की ढेर जैसी स्ट्रक्चर इन थैलेकॉइड की होती है, और ये थैलेकॉइड एक ग्रेनम के अंदर
10 से 15 थैलेकॉइड हो सकते हैं। ठीक है, ये जो थैलेकॉइड होते हैं इस टाइप से आपस में एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जमे रहते हैं। ठीक है ना, और ये थैलेकॉइड्स जो रहते हैं, इन थैलेकॉइड्स के जो ढेर होता है, स्टैक्स ऑफ थैलेकॉइड्स को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। और जितने भी ग्रेनम इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं उन सबको मिलाकर ग्रेना कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया ग्रेना और एक हो गया स्ट्रोमा मैट्रिक्स। स्ट्रोमा मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आरएनए होता है, 70s राइबोसोम होते हैं, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी एंजाइम मतलब इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा मैट्रिक्स। एज वेल एज बहुत सारे मिनरल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मिनरल्स आयन में स्पेशली मैग्नीशियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल होती है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आता है कि क्लोरोफिल का संघटक तत्व है, तो क्लोरोफिल का संघटक तत्व कहलाता क्लोरोफिल सॉरी मैग्नीशियम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है। आप लोग इसको वन वर्ड में याद करेंगे, क्लोरोफिल का संघटक तत्व है, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, उसका आंसर आएगा मैग्नीशियम। ठीक है ना, और अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिनरल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। मिनरल आयंस में मेनली क्या क्या हो गए, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, इस टाइप के एलिमेंट्स जहाँ पर मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द स्ट्रोमा मैट्रिक्स। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में आपके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया ग्रेना और एक हो गया स्ट्रोमा मैट्रिक्स, है ना। ग्रेना जो रहते हैं, ग्रेना का ऐसे मिलके बने हैं थैलेकॉइड के ढेर से, और जो ग्रेनम रहते हैं, जैसे ये ग्रेनम है और एक ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम आपस में इंटरकनेक्टेड बाय द इंटरग्रेनम लेमिली। इंटरग्रेनम लेमिली को हम लोग स्ट्रोमा लेमिली भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है फ्रेस्ट, मतलब ईच ग्रेनम कनेक्टेड वाया इंटरग्रेनम लेमिली। ठीक है ना, और फ्रेस्ट और स्ट्रोमा लेमिली। जैसे ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, ये आपस में जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इंटरग्रेनम लेमिली या फ्रेस्ट या स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हो गई। जो थैलेकॉइड होते हैं, इस थैलेकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल सिचुएटेड होते हैं, और वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो रहते हैं, वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जस्ट लाइक ए एंटीने की तरह सिचुएटेड होते हैं। अभी तक साइंटिस्ट लोग जितने भी प्लांट पाए जाते हैं या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर 7 प्रकार के क्लोरोफिल अभी तक वो खोज चुके हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, इस टाइप के 7 क्लोरोफिल खोज चुके हैं। बट मोस्ट अबंडेंट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें जरा सा डिफरेंस होता है। क्लोरोफिल ए जो रहता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C55 A72 O5 N4 Mg होता है। मैंने अभी इसलिए आपको बताया था कि मैग्नीशियम क्यों जरूरी है। मैग्नीशियम इसलिए जरूरी है क्योंकि मैग्नीशियम अगर नहीं होगा तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जो क्लोरोफिल बी होगा, क्लोरोफिल बी का फार्मूला C55 A70 O6 N4 Mg होगा, है ना। ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है काय का, क्लोरोफिल बी का, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है आपका क्लोरोफिल ए का। ठीक है ना, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, एक में मेथिल होता है और एक में एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। और इसी के कारण से इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले में, इनके जो फार्मूला उसमें जरा सा डिफरेंस है। इसमें हाइड्रोजन के नंबर होते हैं 72, यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर है 70, यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर है 5, यहाँ पे ऑक्सीजन होती 6। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें क्लोरोफिल बी में वो एल्डिहाइड होता है, और यहाँ पर मेथिल ग्रुप होता है। ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है ना। तो ये क्लोरोफिल ए और बी जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड, ठीक है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जैसे मैंने अभी आपको कहा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, या दिन के समय होती है। और इस प्रोसेस में चार चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मतलब इसके रॉ मटेरियल चार होते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है ना। इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका रिडक्शन होता है, और वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, मतलब CO2 का अपचयन होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, मतलब सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और जो सन से जो सनलाइट आती है इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। उन फोटॉन्स के द्वारा जो उनमें फोटॉन में जो मतलब जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में जो चार्जेस होते हैं वो इस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर या ग्रेनम में दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, जिसको बोलते हैं हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड जो रहता है, इसमें से उन फोटॉन की जो एनर्जी होती है, उस फोटॉन की एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। और जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। और उस लाइट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, जैसे रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, यहाँ पर भी जस्ट लाइक उसी टाइप की चेन होती है। और वो टाइप पर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी अपने माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर उस टाइप का जो चेन रहती है वो आपकी होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसमें दो टाइप से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक में क्या होता है, जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वापस रिसाइकल्ड होके वहीं पे आ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, या हिंदी में बोलते चक्री फोटोफास्फोरिलीकरण। और जो दूसरा होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम जो सेकंड होता है उसका रिएक्शन सेंटर होता है 680, और जो आपका पीएस फर्स्ट होता है उसका रिएक्शन सेंटर होता है P700। तो जो पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन वापस पीएस सेकंड पे नहीं लौटते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट पे पहुंचते हैं। और इस के कारण से इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन या अचक्री फोटोफास्फोरिलीकरण कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर, कौन कौन सी दोनों प्रोसेस मिलाकर? चक्री फोटोफास्फोरिलीकरण और अचक्री फोटोफास्फोराइलेशन, या जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा जो होते हैं ATP और NADPH2 बनते हैं। और ये ATP और NADPH2 जो रहते हैं वो इस CO2 के रिडक्शन में काम आते हैं, और वो यूज्ड अप होते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का कहीं से कहीं तक आशय ये नहीं है कि ये अंधेरे में होती है, बस इतना सा इसके लिए है क्योंकि दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। इस प्रोसेस में सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। सनलाइट जो होती है फोटॉन के रूप में, इट इज ओनली यूटिलाइज इन द लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिक रूप से दो मैकेनिज्म होती है, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक होती है अंधकार अभिक्रिया। जो प्रकाशिक या लाइट रिएक्शन होती है इसकी डिस्कवरी हिल नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और जो डार्क रिएक्शन होती है, जो अंधकार अभिक्रिया होती है, इसकी डिस्कवरी ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर के द्वारा ही हमारी बॉडी, हमारे जो सोल प्लांट की जो सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो रहती है इट इन्वॉल्व टू मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। हिंदी बोलते प्रकाशिक अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। इन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है वो डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। लाइट रिएक्शन जो रहती है वो उसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, मतलब प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और डार्क रिएक्शन में सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होती है, जो अंधकार अभिक्रिया होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा मैट्रिक्स में होती है। लाइट रिएक्शन जो रहती है इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, डार्क रिएक्शन को हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन में
वाटर का फोटोलिसिस होता है, मतलब जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन होता है। और डार्क रिएक्शन में CO2 का अपचयन होता है। लाइट रिएक्शन में जो रहती है NADPH2 और ATP बनते हैं। और डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है और स्टार्च या हेक्सोस शुगर बनता है। ठीक है ना। जो लाइट रिएक्शन होती है उस लाइट रिएक्शन को, जैसे मैंने अभी आपको साइंटिस्ट के नेम पे कहते हैं, हिल रिएक्शन और ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस दोनों को मिलाकर हम लोग फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कहते हैं। लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हिंदी बोलते हैं वहाँ चक्री फोटोफॉस्फोराइलीकरण और चक्री फोटोफॉस्फोरिलीकरण। और जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें तीन प्रोसेस होती है। एक होता केल्विन साइकिल, एक होता हेच और स्लेक साइकिल, और एक होता CM साइकिल, मतलब C3 चक्र, C4 चक्र और CM चक्र। C3 साइकिल, C4 साइकिल और CM साइकिल, इन दोनों रिएक्शन को मिलाकर हम लोग फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कहते हैं। और ये आप लोग याद रख लो, ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर और आपको ये भी 11th में भी और नीट के एग्जाम में भी पूछेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। तो ये याद रखो, लाइट रिएक्शन जहाँ होगी ग्रेनम के अंदर, यह ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स में। ठीक है ना। और आपको एक बार 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 मैं बता रहा हूँ, एक बार और फिर लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जो ग्रेनम रहते हैं उन सब ग्रेनम को मिलाकर ग्रेना कहते हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। एक सिंगल को बोलेंगे हम लोग ग्रेनम, और बहुत सारे ग्रेनम को मिलाकर कलेक्टिवली कहेंगे ग्रेना। और ये जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स होता है, इस स्ट्रोमा मैट्रिक्स का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। फिर एक और वन वर्ड क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, क्लोरोफिल का संगठक तत्व है, द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, तो उसका आंसर आएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है ना। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर थी। और जब तक अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो सेंटर है, जो प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया केंद्र है, वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर, लीफ में, उनकी सेल्स में। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आए, केवल आपको केवल अभी ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना और कार्यों को समझाइए, तो उसमें आप ये डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम बना के बाद ये रिएक्शन लिख देंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करेंगे, ये जितने भी नॉमेनक्लेचर मैंने करे, जितने भी नाम लिखे, ये सारे नाम आप लोग हिंदी में कर देंगे। ये बुलाएगा आपका बाहरी झिल्ली या आंतरिक झिल्ली, स्ट्रोमा मैट्रिक्स, ग्रेनम, स्ट्रोमा लेमिली, ये राइबोसोम तो हिंदी में भी इसे लिखाएगा, RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, ऑस्मोफिलिक कण या ऑस्मोफिलिक अणु, और ये कहलाएगा इंटरग्रेनम लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली और फ्रेस्ट। ठीक है ना। इस टाइप से ये हमारा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हुआ आज। इसमें आज मैंने आप लोगों को जो छोटे छोटे बड़े बड़े 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। ये चैप्टर हमारा कंटिन्यूसली 3-4 दिन चलेगा। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। इस चैप्टर की कनेक्टिविटी में बना के रखें। और दूसरा, हर वीडियो को, जैसे ये वीडियो बना है ना आज का, इसके जस्ट अगला कल बनेगा, कल मैं डालूंगा। और उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा ना, 7-8 आपके छोटे छोटे जो वीडियो में डालूंगा, उन सब 7-8 वीडियो को मिलाकर ये अपना ये चैप्टर पूरा होगा। क्योंकि बहुत कठिन चैप्टर है ये, बहुत ही कठिन है, और प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन दी सेंस है क्योंकि इस चैप्टर को जहाँ पे 11th में भी काफ़ी वेटेज दिया गया है। और मतलब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है, इस फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में नीट की एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल परीक्षा के अंदर आते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी का ये अपना दूसरा चैप्टर है। पहला हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। आई थिंक आपको ये वीडियो को पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट। अगली प्रोसेस के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।